ग्रंथि या ग्लैंड्स। हेडिंग, सबसे पहले हमें समझना है कि ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्रंथि क्या होती हैं। ये बायोलॉजी का हमारा अगला टॉपिक। देखो भाई, पूरे बॉडी की अगर हम बात करें तो पूरा बॉडी एक मशीन है। हमारा जो पूरा बॉडी है वो क्या है, मशीन। और उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कोई एक फंक्शन नहीं है। अगर मैं बात करना चाहूं कुछ फंक्शन के बारे में तो आपको दिखाना चाहूंगा, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे ये आपके सामने बना हुआ इंडोक्राइन सिस्टम। एक्चुअल में जो ग्रंथि होती है ग्लैंड्स, वो दो प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। मतलब इंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिःस्रावी ग्रंथियां। ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ ग्रंथि ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स एक्टिव करती हैं, हार्मोन्स निकालती हैं और निकालने के बाद वो सीधे ब्लड में मिल जाते हैं। जैसे मान लो ये एड्रिनल ग्रंथि लिखी हुई है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिनियल है, थाइमस है, थायराइड है। ये जितनी ग्रंथि हैं इन सबका काम क्या होता है, हार्मोन से एक्टिवेट, हार्मोन से एक्टिवेट करना, हार्मोन निकालना, सभी ग्रंथियों का काम, सभी ग्लैंड्स का काम। अब सवाल ये आता है कि हार्मोन्स का काम क्या होता है। सब समझेंगे एक एक करके। हार्मोन्स का काम क्या होता है। हार्मोन्स का जो काम होता है वो होता है भाई शरीर को बैलेंस करना, संतुलन करना, बॉडी को संतुलन करना। अब आप कहेंगे सर अभी समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझाएंगे। हमारी बॉडी में तमाम पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा किसी की नाक है। अब ये नाक का जो साइज होता है, किसी की तुम्हें ऐसे मिलेगी नाक। देखिए बहुत लोग जापानीज, चाइनीज, तिब्बत मार्केट में कपड़ा बेचने आते हैं। किसी की नाक तुम्हें बिल्कुल अखिलेश यादव, किसी के कान आमिर खान, किसी की आंखें कंजी, किसी की आंखें छोटी, किसी की बड़ी, किसी के हाथ में एक एक्स्ट्रा उंगली, किसी का माइंड अनडेवलप, किसी की चमड़ी गोरी, किसी की चमड़ी काली। देखा है ये सब नहीं? ये सब हार्मोन्स का काम है। बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस बिगड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। और वो कौन सा हार्मोन क्या करता है ये मैं बताऊंगा। हार्मोन्स जेनेटिक होते हैं, आनुवंशिक। तुमने देखा होगा किसी के बाल उड़ जाते हैं, आसपास थोड़े बहुत बाल हैं, बीच में मैदान साफ है। गांव में लोग कहते हैं ये पैसे वाले की पहचान है, लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि ये बीमार है, इसके हार्मोन्स बैलेंस बिगड़ गए। समझ में आ रहा है? इसके अलावा बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं कि एक महिला कभी मां नहीं बन पाती, उसमें भी हार्मोन्स बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है। हार्मोन्स बैलेंस को बनाने का एक सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? अपने दिन की दिनचर्या को अच्छे से रखना। दूसरी बात एक और, हार्मोन्स बॉडी में एक ऐसे एलिमेंट हैं कि जिसका अधिक होना भी खतरनाक है और कम होना भी खतरनाक है। सभी हार्मोन्स को कौन निकालता है?
कौन निकलता है? ग्रंथि मतलब ग्लैंड्स। कौन? ग्रंथि मतलब ग्लैंड्स। सभी हार्मोन्स को ये निकालती हैं। द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियों का अध्ययन, न्यूरो एंड्रोक्राइनोलॉजी, न्यूरो एंड्रोक्राइनोलॉजी में करते हैं। ये कौन सी शाखा है, ये कौन सी ब्रांच है? न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम का स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन, ब्रेन का डॉक्टर, नर्वस सिस्टम का स्पेशलिस्ट। आज की डेट में जो न्यूरो सर्जन है वही ग्रंथियों का स्पेशलिस्ट होता है, वही हार्मोन्स के बारे में बताता है। इसलिए वर्तमान समय में प्रेजेंट में जो न्यूरोलॉजी है उसी न्यूरोलॉजी में एंड्रोक्राइनोलॉजी को जोड़ दिया है। मतलब अब एमबीबीएस को डॉक्टर करेगा तो वो न्यूरो प्लस एंड्रोक्राइनोलॉजी में मिलाकर करेगा, और जब वो डॉक्टर बनेगा फाइनल तो उसका नाम पड़ जाएगा न्यूरो एंड्रोक्राइनोलॉजी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर फलाने एमबीबीएस प्लस एमएस। तो ग्रंथियों का अध्ययन कभी भी पूछ ले तो क्या आंसर दिया जाएगा? न्यूरो एंड्रोक्राइनोलॉजी। एक लाइन लिखे, मैं बोलता हूं, कुछ कुछ पॉइंट हैं उनको लिखना जरूरी है, लिखेंगे। हेडिंग क्या पड़ी हुई है? ग्लैंड्स या ग्रंथि, लिखेंगे। मनुष्य के शरीर में सभी प्रकार के हार्मोन्स ग्रंथियों के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं। सभी प्रकार के हार्मोन्स ग्रंथियों के द्वारा निकाले जाते हैं या सक्रिय ग्रंथियों के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोन्स मनुष्य के शरीर में सभी अंगों को, जितने भी बॉडी पार्ट हैं, सभी अंगों को संतुलित बैलेंस करते हैं। व्यक्ति के आंख, नाक, कान, हाथ, स्किन का कलर, इन सब का निर्धारण हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। इन सब का निर्धारण हार्मोन्स के द्वारा ही होता है और प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियों का अध्ययन, वर्तमान समय में ग्रंथियों का अध्ययन न्यूरो एंड्रोक्राइनोलॉजी, ग्रंथियों का अध्ययन न्यूरो एंड्रोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। न्यूरो एंड्रोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। न्यूरो एंड्रोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। लिख पाए? गुड। आगे, ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं।
दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, एंडोक्राइन सिस्टम लिखा हुआ है, एंडोक्राइन सिस्टम। नंबर एक, एंडोक्राइन सिस्टम। नंबर दो, एक्सोक्राइन सिस्टम। कौन सा? एक्सो, EXCO, बाकी को क्राइन, CRINE, एक्सोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। इनको हिंदी में भी लिख लो, क्या क्या बोलेंगे इसे? अंतःस्रावी। हिंदी में इसे बहिःस्रावी, एक्सोक्राइन को। कोई प्रॉब्लम? अब ये दोनों अंतःस्रावी और बहिःस्रावी क्या है, ये तो भाई टॉपिक चलेगा, क्लियर हो जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं यहां से? क्लियर? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। क्या? पीयूष ग्रंथि। सबसे पहले एक काम करिए, पहले मैं सभी ग्रंथियों के नाम लिखवा दे रहा हूं, ठीक है ना? चलिए पहले आप फटाफट नाम लिख लें एक बार, जिससे कि मैं वहां यह नाम छोड़िए, साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। पीयूष ग्रंथि, हेडिंग डाल दो। पीयूष ग्रंथि, समझिए ध्यान से, ये हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या? मास्टर ग्रंथि। ये बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। इसका वजन, वेट 0.6 ग्राम होता है। पीयूष का, इसका आकार मक्के के दाने के जैसा, मक्का दाना जैसा होता है। कलर हल्का गुलाबी, लाइट पिंक। शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इतने पॉइंट लिख दो फटाफट। इन पॉइंटों को फटाफट लिखो, फिर बाद में अभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चलेंगी। लग गया? सब बताएंगे, क्योंकि हमारी क्लास का स्लोगन है अपना डॉक्टर खुद बने। अब हमें पर्चा नहीं बनवाना पड़ेगा,
अपनी दवाई खुद करवाएं। ये हो गया नोट। घर का डॉक्टर, घर का डॉक्टर अब मिलेंगे। चलो भाई, सब बताएंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको कि हम एमबीबीएस कर लेते तो बेहतर रहता? हल्का देखो, बायोलॉजी में आनंद आ रहा है कि नहीं? आप एमबीबीएस करेंगे तो और अच्छे से पढ़ाते हैं वहां। इतना टफ है नहीं जितना समझ रहे हो तुम, बहुत आसान होती है चीजें। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े। गर्ल्स में इधर नोट हो गया। गुड। अब आइए, ये सर कहां है ग्रंथि? लड़का विशेष परेशान है। चलिए भाई, देख लो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, यहीं से समझो। ये आपका, ये देख रहे हैं आप, ये ब्रेन है हमारा, ये ब्रेन का पार्ट है, खोपड़ी है सीधा। और इस खोपड़ी के पीछे हाथ रखो, यहां पीछे की साइड, बिल्कुल पीछे बैक। कोई पतला आदमी हो, उसकी दो हड्डी ऐसी दिखाई देंगी तुम्हें। और ये गांव में ज्यादा कंसेप्ट होता है, क्योंकि गांव का आदमी ऊपर तक बाल कटवा लेता है। गांव का आदमी की कटिंग देखना आप, बिल्कुल तुम्हें नाई का उस तरह यहां मिलेगा, यहां लगा हुआ। तो यहां दो हड्डी वो, और ज्यादातर वो जो बाबा रैंक होती है, बाबा उस वाली रैंक में दो हड्डी दिखती है यहां। उन दोनों हड्डियों के बीच में, और दो जो हड्डी है ना, उन दोनों हड्डियों का नाम है स्पेनाइट बोन्स। वो दो जो हड्डी हैं, उनका नाम है स्पेनाइट। उनको क्या बोलते हैं? स्पेनाइट। हड्डियों के नाम होते हैं बॉडी में, किसी का टिबिया, किसी का फिबुला, किसी का फीमर, किसी का एस्टोसाइज, किसी का स्पेनाइट। तो ये दो हड्डी जो है, इनका नाम क्या है? ये क्या है? दो हड्डी। इन दोनों हड्डियों के बीच में, दोनों के बीच में एक गैप होता है, ये जगह होती है। इस जगह को बोलते हैं सेल टर्सिका। सेल टर्सिका जगह का नाम। और सेल टर्सिका के बीच में गड्ढा होता है, और यही आप देख पा रहे हो, ये यही होती है पीयूष ग्रंथि। एक बार एसएससी में पूछा गया है कि कौन सी दो हड्डियों के बीच में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? स्पेनाइड बोन्स। पीयूष ग्रंथि जिस गड्ढे में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सेल टर्सिका। कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? पीछे नोट हो गया था। एक खोपड़ी का चित्र बनाओ, बनाइए फटाफट। देखते हैं कौन सा इतना बढ़िया स्टूडेंट है, डायग्राम बना के अच्छे से मुझे दिखाए। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, बनाएं। बनाएं, ग्रंथि को दिखाएं फटाफट।
बन गया डायग्राम। गुड। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मेरे साथ बोलिएगा, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? नंबर एक। नंबर दो, हार्मोन्स कौन एक्टिवेट करता है? कौन? हार्मोन्स का बॉडी में काम क्या होता है? बॉडी को बैलेंस करना। आगे बढ़ेंगे। फिर पूछेगा पेपर में कि बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं या नहीं? गुड। इसका वेट कितना होता है? ये बॉडी में कहां लोकेटेड होती है? कौन सी हड्डियों के बीच में? जिस गड्ढे में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका आकार कैसा होता है? सब तो आता है तुम्हें, सब आता है तुम्हें। बायोलॉजी बिल्कुल ऐसी बना दी है तुम लोगों ने, हलवा बिल्कुल आसान करके छोड़ दी है। कहीं से ये लग नहीं रहा है कि ये लड़के एसएससी कांस्टेबल के हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ जो बैच नीट का चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब हम समझेंगे इस क्लास में कि जो पीयूष ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, वो कौन कौन से हार्मोन्स बॉडी में एक्टिवेट करती है। तो आइए मैं डायग्राम बनाऊंगा स्टूडेंट्स, आप डायग्राम मेरे साथ देखेंगे। हार्मोन, कोई बोले ना। नंबर एक, ऑक्सीटोसिन। नंबर दो, वैसोप्रेसिन। नंबर तीन, एमएसएच। नंबर चार, टीएसएच। नंबर पांच, लैक्टोजेनिक हार्मोन एलटीएच। नंबर अगला एसीटीएच। नंबर अगला जीटीएच। नंबर अगला, एफएसएच। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतने हार्मोन है। ये सभी हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है? कौन सी? पक्का? कोई प्रॉब्लम? फटाफट लिखते हैं सबके नाम। फटाफट नोट करें, सब बताएंगे, जितने भी आपके डाउट बनेंगे वो सब बताएंगे। फटाफट लिख दें।
ये सभी हार्मोन हैं जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा बॉडी में एक्टिवेट किए जा रहे हैं। ये हमारे अंदर, आपके अंदर बिल्कुल प्रेजेंट हैं। इन सब हार्मोन्स के क्या फंक्शन है, क्या काम है, इनकी कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम, अधिक हो जाए तो क्या दिक्कत, सबकी स्टडी हम करने वाले हैं। आप पहले इन सब के नाम लिख दें। हो गया नोट या नहीं? हटा दूं? तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे इन सब हार्मोन्स के बारे में बात करने के लिए। डाले हेडिंग ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन समझिए इसका काम क्या है, कैसे है। याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क सेल को सक्रिय करता है। सक्रिय मतलब एक्टिव। एक्टिव करता है। ये मिल्क सेल क्या है? इसे दुग्ध कोशिकाएं भी कहते हैं। याद रखिएगा, जब कोई भी एनिमल, जंतु, चाहे वो महिला हो या वो गाय हो या वो बकरी हो, कोई भी एनिमल, लेकिन फीमेल, कंडीशन अप्लाई फीमेल, जब मां बनती है, मां बनती है तो मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है। पिलाती है। और इसमें कोई नई बात नहीं है, हम भी किसी माँ के पुत्र हैं, बेटी हैं, बेटा हैं। तो माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है तो उस माँ के अंदर जो मिल्क सेल एक्टिवेट होता है वो जन्म के बच्चे के जन्म के तुरंत बाद हो जाता है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद। आपने देखा होगा गांव में पहले या कहीं भी भैंस जब दूध नहीं देती थी तो उसे इंजेक्शन लगाया जाता था। वो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का ही था। भैंसों को लगाए जाने वाला इंजेक्शन। अब इस पर रोक है। समझ पाए क्या? नोट कर लें। नोट करते हैं।
हो गया नोट। चलिए, तो ये कौन सा हार्मोन था भाई? ऑक्सीटोसिन। ये फीमेल में ज्यादा एक्टिव होता है, मेल में नहीं। फीमेल में ज्यादा होगा, मेल में नहीं। चले भाई आगे बढ़े। तो ये हमारा कौन सा हार्मोन था? ऑक्सीटोसिन। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ, कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए, अब डालेंगे वैसोप्रेसिन हार्मोन। हार्मोन ये क्या है सुनिए। वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या है सुनिएगा। इसे ब्लड प्रेशर, बीपी हार्मोन भी कहते हैं। ये बॉडी में वाटर को, जल को संतुलित रखता है। अगर इसकी कमी हो जाए, हार्मोन की कमी हो जाए, तो बॉडी में, शरीर में जल की कमी हो जाती है। जब बॉडी में जल की कमी होगी तो नेचुरल सी बात है कि बॉडी में सभी अंगों में जल की कमी हो जाएगी। यस या नो? इसीलिए ब्लड में भी जल की कमी हो जाती है। जब ब्लड में जल की कमी होगी तो ब्लड गाढ़ा होगा या पतला? ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ड्राई। जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो बीपी लो होगा या हाई? तो बीपी लो हो जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है या नहीं? पक्का? आगे सुनिएगा, इसके अपोजिट, इसके अपोजिट समझ गए होंगे क्या आएगा। जल की मात्रा अधिक होने से, समझ गए जल की मात्रा अधिक क्यों होगी? समझ गया नहीं? जब इस हार्मोन की क्या हो जाएगी? अधिकता। बीपी हाई हो जाएगा। नोट कर लें सभी स्टूडेंट।
तो अगर बीपी को कंट्रोल करना है तो वैसोप्रेसिन हार्मोन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और आज की डेट में सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी का अगर कोई है तो बीपी। मैं गारंटी दे रहा हूं, हर एक घर में एक आदमी बीपी की टेबलेट्स ले रहा है, या तो उसका लो है या उसका हाई है। और प्रॉब्लम इतनी हाई में नहीं है जितनी लो में, क्योंकि लो में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर लो हुआ, थोड़ा बहुत कम लो हुआ तो चक्कर आएंगे, वीकनेस, चक्कर और वीकनेस। लेकिन ज्यादा लो हो गया तो गड़बड़ क्या हो जाएगा कि आप चलते चलते कब गिर जाएंगे ये कोई नहीं जानता, और फिर तुरंत एट ए टाइम आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। और अटैक 95% चांस बीपी के पेशेंट को अटैक के होते हैं। बीपी के पेशेंट के ना कोई ऑपरेशन करेगा, पहले नॉर्मल करो, ना आप दवाई खा सकते कोई और, पहले बीपी लो करो, नॉर्मल करो। बीपी हाई की और ज्यादा टेंशन, गुस्सा, और ज्यादा ही हो गया तो हार्ट फेल, ज्यादा लो हो गया तो हार्ट फेल। और बीपी की बीमारी की वर्ल्ड में कोई भी दवाई नहीं है। पूरे वर्ल्ड में 2 बीमारियों की दवा नहीं बनी अभी तक, न तो बीपी की, कैंसर की तो कीमोथेरेपी है, और ना डायबिटीज की। डायबिटीज और बीपी ये 2 ऐसी बीमारी हैं, अगर दवा खाते रहोगे बैलेंस बना रहेगा, छोड़ दोगे वहीं बीपी लो हो जाएगा। तो देखा होगा, लयू बेटा मेरी दवाई ला, क्या फटाफट दवाई ला, फटाफट दवाई ला, लो हो रहा है। हाँ, वो भी खतरनाक। दूसरी बात एक और, वर्ल्ड में जितने आदमी अंधे हैं, अंधे, उनमें 30% अंधेपन का कारण बीपी माना जा रहा है। बीपी का पेशेंट 50 साल खींच नहीं पाता है। और बीपी बीमारी टेंशन से बनती है। इसका कोई और नहीं है कि आप ज्यादा कुछ खा लिए, आप ज्यादा काम कर लिए, ज्यादा पढ़ लिए, थकान हो गई, ऐसा कुछ नहीं। सर्द गर्म कुछ नहीं, ठंडा गर्म कुछ नहीं, केवल मेंटल प्रॉब्लम, टेंशन। बहुत ज्यादा जो प्रेशर लेते हैं आप, क्यों? क्या लाए थे जो खो गया है, और क्या ढूंढ रहे हैं जो हमारा था? सब यहीं का है और यहीं रह जाएगा। टेंशन किस बात की? बिल्कुल कूल माइंड रहना है, अपना डॉक्टर खुद बने। समझ रहे बात को? नहीं, आगे बढ़े। ये नोट हो गया, क्लियर? समझ गए बीपी हाई लो? आगे बीपी होता है ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ब्लड जिस प्रेशर से बॉडी में एक्टिव रहता है, अभी या तो कल या परसों टॉपिक आएगा हार्ट, वहां यही कहानी चलेगी पूरे घंटे बीपी वाली। तो वहां बताएंगे अधिकतम 120 और कम से कम 80 ये परसेंट रहती है। अब ये कैसे रहती है ये वही टॉपिक आएगा तब, नहीं तो फिर दूसरा टॉपिक चल जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ हाँ हाँ, मतलब हार्ट जिस प्रेशर से ब्लड को फेंकता है पंपिंग करके, उसी को बीपी कहते हैं। और बाकी का क्यों? जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो हाई रहेगा। ज्यादा तेज घूमेगी गाड़ी चीज या लिक्विड ज्यादा चीज तेज जाएगी? वो हार्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना? यहां तक प्रॉब्लम पक्का? एक और लास्ट हार्मोन डालो, जीटीएच हार्मोन। जीटीएच इसका पूरा नाम है गोमेडोट्रोफिक हार्मोन।
गोमेडोट्रोफिक हार्मोन। आइए बात करते हैं ये जीटीएच हार्मोन का काम क्या है। स्टूडेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है बॉडी के लिए। शरीर को लंबाई प्रदान करता है, हाइट। यही हार्मोन की अगर कमी हो जाए कमी हो जाने पर एक तो सिर के बाल गायब, एक हाइट का कम होना। शरीर की लंबाई कम हो जाएगी। दूसरा काम, सिर के बाल उड़ जाएंगे। गंजापन हो जाएगा। तो आज से कोई कहे कि ये जो बाल नहीं होते वो पैसे वाले होते, बता देना नहीं, गोमेडोट्रोपिक हार्मोन प्रॉब्लम है। समझ गए या नहीं? ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है पैसे वाले का ना पैसे वाले का। ये तो भारत है, यहां तो भाई वैज्ञानिकों से ज्यादा बाबा पाए जाते हैं। पढ़ाने वाले मास्टर कम, हाथ देखने वाले तांत्रिक ज्यादा मिलेंगे कि तुम्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इनसे ये पूछो, बगैर पढ़े बगैर लिखे सब काम हो जाएंगे। कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा व्यक्ति बनेगा। हाथ देखने से अगर काम बन जाते तो सब आदमी घर बैठे होते और अरबपति बना घूम रहे होते, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला होता। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, मेहनत करो आगे बढ़ो, बस यही है। ठीक है, समझ गए अब तक या नहीं? क्लियर? पूर्ति कैसे होगी सर, प्लीज बताएं, मुझे चिंता हो रही है। पूर्ति वर्ष यह है, अच्छा खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं जिसमें सभी प्रकार के फूड प्रेजेंट हों, ऑल प्रोटीन्स, ऑल विटामिन्स, ऑल मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर्स, सब कुछ कंप्लीट हो। लेकिन तुम एक चीज के पीछे पड़ जाते हो। दावत खाने जाएंगे, दावत खा स्टार्ट होगी 8 बजे, आदमी 7:30 बजे गेस्ट हाउस पे पहरा दे देगा, पहुंच गया, पूरी तरीके से तैयार है, जवान एक्टिव है। और जैसे ही स्टार्ट हुआ थाली ऐसे करके चुन के भरेगा। पनीर के पीछे पड़ गया तो पनीर ही चल रहा है। गुलाब जामुन कहीं दिख गए तो वही चल रही है। आइसक्रीम एक डिब्बी में पहले ले चुका, एक और ले लिया। देखो मेरी बात सुनो, पौष्टिक आहार आपको खाना चाहिए, और ये शरीर इतना खाना नहीं मांगता जितना तुम खाते हो। भैंसा हो गया खा खा के, कम खाना है, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम, बस 32 बार चबाना है, सॉलिड को लिक्विड की तरह, लिक्विड को सॉलिड की तरह, बाकी का मुझसे मिल लेना कभी बीमारी हो जाए तो।
ठोस को इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए, और पानी जैसी चीजों को पियो तो पानी पियो ना, ऐसे ऐसे पिया करो खा खा के। अच्छा खाना खाएं, सभी प्रकार के फूड होने चाहिए। हिमांशु बोर्ड पर देखो बेटा, सभी प्रकार के फूड। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप ये नहीं कि खाली कार्बोहाइड्रेट खींचे जा रहे हो, आप खाली विटामिन। सुनो, बॉडी में किसी चीज की ज्यादा होना भी खतरा है। ज्यादा ब्लड हो गया तो खतरा है, कम हो गया तो खतरा है। ज्यादा ब्लड होने पर हाइपरग्लाइसीमिया होती है, कम ब्लड होने पर हाइपोग्लाइसीमिया होती है। दो बीमारी होती है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। ज्यादा ब्लड हो गया तो बीमारी, कम हो गया तो भी बीमारी। ये मत समझना ज्यादा घी खा लूं, ज्यादा दूध पी लूं, ज्यादा सेब खा लूं। शिवरात्रि पर कावड़ लेने जाते हैं, केला खींचे जा रहे हैं, सेब खींचे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। बॉडी को जितनी रिक्वायर्ड है, आप अगर सामान्य व्यक्ति है तो 2400 कैलोरी सफिशिएंट, महिला 2100 कैलोरी, एथलेटिक्स हैं तो 3300 कैलोरी, 10-20 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं तब। और वो 2400 कैलोरी, 4 रोटी, 1 कटोरी दाल, थोड़ी सलाद, 1 गिलास दूध, 1 गिलास मठा, एक आध कोई केला सेब संतरा फ्रूट खा लिया, मिल जाएगी। क्योंकि ज्यादा हम जो खाते हैं ना, ज्यादा खाया, अब वो क्या होगा, 1 सेकेंड, वो बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बनने के बाद हो जाएगा स्टोर, कन्वर्ट टू ग्लाइकोजन, एनर्जी लीवर में। अब एक तरीका, या तो उसे कैलोरी को बर्न करो, जलाओ। अब तुम खाए जा रहे हो, काम नहीं है तो वो होंगी इकट्ठी, और बॉडी ऐसे हो जाएगी। यहां इतना मांस रखा है, पीछे अलग से लद रहा है। वो देखा है ना अंबानी का लड़का, ऐसे हो जाए। समझ पा रहे हैं? समझ पाए या नहीं? ये नोट हो गया? चेक करो एक बार। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी कोई हिलेगा नहीं। ज्यादा खाने, ज्यादा खाने से नींद क्यों आती है सर? स्टूडेंट क्या खाएं नींद ना आए? ये बहुत बड़ा सवाल। देखो, हमने कुछ खाया, हमारा बॉडी है मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जीव है हम। खाया, खाने के बाद स्टोमच आमाशय में गया। अब बॉडी में जितनी ताकत है, जितनी, सब खाने को पचाने में लग जाएगी। पूरी ताकत जो खाया है लग गई। अब तुम किसी काम को करोगे, तुम्हें होगी थकान, क्योंकि उस काम को करने के लिए एनर्जी नहीं है अब, क्योंकि एनर्जी खाने पचाने में लगी पड़ी है। अब तुम्हें आएंगी जब भी, तुम फिर भी फिर करोगे एडजस्ट, फिर थोड़े पीछे से आ जाएगी, सो रहा है नहीं तो। अब एक और चीज, एक और पॉइंट है इसमें, खाने का ग्लूकोज बन गया, अब और गहरी नींद होती जाएगी।
क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में मिल गया है। ओहो, वो ग्लूकोज बॉडी में घूम रहा है, तुम्हें आनंद पे आनंद आ रहा है, और थोड़ी बहुत देर में किताब कहीं तुम कहीं। अब आपको क्या करना है इन सबसे बचने के लिए? शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना। अगर रात में पढ़ना है तो 6 बजे आपकी थाली का लास्ट हो जाना चाहिए। अगर 6 से ऊपर थाली ले गए, स्वाद में, फ्री में, जैसे भी थाली मिली, 6 से ऊपर आप ले गए तो तुरंत खतरे की घंटी चालू है। क्यों? उसका रीजन बताऊं। क्योंकि खाना उतने समय पहले खाना चाहिए कि हम कहीं भी बैठे उससे 2 घंटे पहले। आप कितने बजे खाते हैं? 8 बजे। कोई और? कितने बजे खाते हैं तुम लोग सिटी में? मैं समझता हूं 9-10 तो बज जाते हैं। 10 बजे खाया। अब ना तो तुम इधर के ही और ना तुम उधर के ही। क्यों? अगर हिमांशु 10 बजे खाना खाओगे तो 12 बजे तक तो वो पचेगा। पचेगा भी कहां यार, पचेगा वो जाके 2-3 बजे। 12 बजे तक तो ये मान लो पेट में ही रखा है, 2 बजे तक। और उधर तुमने 9 बजे तक 10 बजे तक इसलिए नहीं पढ़ाई की कि कभी छौंक लग रहा है, कभी सलाद कट रही है, कभी रायता घुर रहा है, उसी में तुम रह गए। क्या बनाया है टेस्ट कराओ, थोड़ा ज्यादा बनाओ, कम क्यों बनाया, और ले लो और दे दो, इसको मत देना मुझे ही को दे दो ये वाला। इसी में चलता रहेगा तुम्हारा प्रोग्राम। स्टूडेंट को 6 बजे के बाद खाना बंद। अल्फारी बनना चाहिए, कम खाना, बहुत कम, विकट कम, रात को तो बहुत ही कम। और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या लेने? अनाज, गेहूं गला दो, चने गला दो, आयरन, किशमिश। रात को 1 गिलास दूध स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। जो उसमें फैट होता है उसे उतार कर, फैट नहीं लेना तुम्हें, फैट हटाकर। और 4-5 मुनक्के और मिल जाएं, तोड़ के बीज निकाल के दूध में डाल दो, 5 मिनट उसे खौला दो, पी लो। तुम्हारे अंदर का जितना भी प्रदूषण पॉल्यूशन है वो क्लियर रहेगा। ये करना है। बाहर की चीज सब जहर। बैड कोलेस्ट्रॉल से बचो, रिफाइंड मत खाओ। अब घर पे सरसों का तेल यूज करवाओ, रिफाइंड जहर हो चुका है। सरसों के तेल की पूरी, पराठे, जो भी कुछ है वो सब यूज करो। रिफाइंड क्या है? रिफाइंड एक्स्ट्रा फैट होता है और वो हाई टेम्परेचर फैट होता है। उसे जब तैयार किया जाता है तो वो निर्धारित तापमान से अधिक तापमान पर उबाल दिया जाता है। फिर बॉडी में जब भी वो जाता है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल नसों में जमा हो जाता है। जब नस जमा हो जाएंगी, नाली में जब पॉलीथन, नमकीन के चिल्ले, पार्ले जी गोल्ड बिस्किट के चिल्ले जब जमा हो जाएंगे तो पानी का निकास होगा नहीं, चौक हो जाएगी। तो ऐसे नस चौक हो जाएंगी, ब्लॉक। और ब्लॉक होने पर जब ब्लड जाएगा नस में तो वो बैग मार देगा हट के पास, उसी को बोलते हैं अटैक। रिफाइंड के कारण अटैक बहुत पड़ रहे हैं, नए नए लड़कों को पड़ रहे हैं। बचिए। एल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। एल्कोहल भी अटैक का बहुत बड़ा एक कारण है। अधिक मसाले, खराब खाना, ये सब बीमारी के लक्षण हैं। समझ रहे बात को नहीं? तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? अगला हार्मोन डालें MSH। MSH हार्मोन। MSH, इस हार्मोन को पूरा नाम इसका क्या है? मेलानोसाइट हार्मोन। मेलानोसाइट हार्मोन डाल दे हेडेक फटाफट। बच्चों, इस हार्मोन का काम बहुत तुम्हारे मतलब का है भाई। सुन लो क्या है।
त्वचा को रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, गोरा होना है सर, कैसे हो? आज से आप ना फेस वॉश लगाएं, ना क्रीम यूज करें, ना डेंटिंग पेंटिंग टूट फूट मरम्मत, कुछ नहीं। मैं आपको ऐसा मंत्र दे दूंगा कि 20 दिन में चमक आ जाएगी, 20 दिन में चमक। देखिए कैसे। अगर त्वचा का रंग फेयर करना है, फेयर मतलब साफ, त्वचा का रंग डार्क या लाइट, रंग साफ करना है मतलब लाइट, लाइट ही तो बोलेंगे, साफ करना है तो इस हार्मोन की थोड़ी कमी करनी पड़ेगी। मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। क्या खाएं सर? देखो भाई, एक तो जेनेटिक भी होता है, ये किसी की मम्मी या पापा गोरे होंगे, हो सकता है वो बच्चा गोरा हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है। बहुत केसों में ऐसे होता है कि मम्मी और बाप दोनों ही कलर ज्यादा फेयर नहीं है, लेकिन बच्चा व्हाइट है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है? आप एक तो रेड फ्रूट्स, लाल कलर के फल, कैसे कैसे लाल रंग के फल खाएं। अनार है, सेब है, चुकंदर, टमाटर, टमाटर, गाजर, ये सब। अगर इस हार्मोन की कमी हो गई तो आप हो जाएंगे काले। कमी हो जाने पर त्वचा का रंग डार्क हो जाता है। काला पड़ जाता है। महिलाओं में यह हार्मोन भरपूर होता है, इसलिए लड़कियों का कलर लड़कों की तुलना में फेयर ज्यादा मिलेगा। फीमेल में एफ का मतलब फीमेल, यह हार्मोन अधिक पाया जाता है। समझ पाए क्या? समझ पाए? क्लियर? नोट कर लें।
कोई प्रॉब्लम? क्या समझ में आया? मेलानोसाइट हार्मोन कौन कौन से रह गए अभी? LTH, डाले हेडिंग LTH हार्मोन। LTH पूरा नाम लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन। आइए इस पे डिस्कस कर लेते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या है। LTH हार्मोन की अगर बात करें तो ये याद रखिएगा महिलाओं में पाया जाता है, या महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है। महिला एवं पुरुषों में दोनों में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है। इसका काम क्या है? इस हार्मोन का काम क्या है तो बताएंगे। इसका काम संतान के जन्म के समय संतान के जन्म के समय जो क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, फीमेल में XX, मेल में XY, क्रोमोसोम्स सक्रिय करना होता है। बेटा एक सेकंड में आया। तो ये हार्मोन जो है, जैसे मान लो शादी हुई, मेल फीमेल के क्रोमोसोम एक्टिव हुए, तो या तो बच्चे का जन्म होगा वो मेल होगा या फीमेल। अब ये कहानी तो हम बाद में बताएंगे कि क्रोमोसोम डिसाइड कैसे होते हैं, इसका फॉर्मूला है, ये एक सूत्र होता है बायोलॉजी में। लेकिन फिलहाल में हमें जो रिक्वायर्ड है हार्मोन की, LTH की, उसमें बस इतना याद रखना है कि मेल के क्रोमोसोम XY और फीमेल के क्रोमोसोम्स XX जो एक्टिव होते हैं, उनमें बहुत बड़ा रोल उन्हें एक्टिव कराने में LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन का होता है। मेल की बात करें, फीमेल की तो XX, और मेल की बात करें तो XY। इन दोनों को एक्टिव कराने में, सक्रिय कराने में, बच्चे का लिंग निर्धारित करने में, बच्चे का भ्रूण डिसाइड करने में कौन से हार्मोन का ज्यादा रोल होता है? एक आवाज में बताएंगे कौन सा? पूरा नाम लैक्टोजेनिक हार्मोन। नोट कर लें। और पंखा वहां चल रहा है। इसका एक सिस्टम होता है कि हार्मोन जब बॉडी में एक्टिव हुआ तो वो एक ब्लड के थ्रू या एक मसल्स के थ्रू बॉडी में पहुंचेगा और वहां जाके पूरे बॉडी में फंक्शन करेगा।
है ना। आप गिलास को मुन्ना भाई एमबीबीएस ना बनाए। इट्स ओके, यू आर एग्री विद मी? ओके, देन आई वुड लाइक टू से कम टू द मेन पॉइंट, डू नॉट डिस्कस टू एनी टॉपिक। इट्स ओके, करो फटाफट नोट। आनंद आ रहा भाई? क्लास का स्लोगन अपना डॉक्टर खुद बने। चलिए हटा दूं, हटा दूं, कोई दिक्कत? कौन सा रह गया? एमएसएस तो हो गया। देखो एक तो रह गया टीएसएच, एक रह गया एसीटीएच और एफएसएच, 3 रह गए। 1 2 3 तीनों को कराएंगे। नहीं नहीं नहीं, आज ही कराएंगे, तीनों को कराएंगे। अभी 5 मिनट के बाद एक हार्मोन आएगा, उससे एक्टिव, उससे लिंक करूंगा मैं। चलें, शांत, मुझे फालतू बातें पसंद नहीं है। चलो बोर्ड पर ध्यान दें, आनंद आ रहा है उसमें पढ़ते चलें। इधर ध्यान दो। आपको मालूम है हमारी कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? लीवर होती है कि नहीं? हाँ या ना? पक्का? देख लो तो डालो हेडिंग फटाफट, लीवर ग्रंथि, लीवर ग्लैंड्स डाल दो हेडिंग। और देखो तुम्हारा लीवर कैसा होगा, ये भी फोटो दिखाएंगे। लीवर का फोटो भी लाए हैं, आप परेशान ना हो, नहीं होगा तो मंगाएंगे। ये रहा, ये रहा लीवर। लीवर बिल्कुल ऐसा होता है, तरबूज देखा, तरबूज, लाल कलर का तरबूज खाया हो तो बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट। और भाई साहब इस लीवर पर इतनी समस्याएं आती हैं, आप और हम मिलकर इतना बुरा हाल कर देते हैं लीवर का। खाएंगे, मिर्च खा रहे हैं, चटपटी चीजें खा रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, अल्कोहल लिया, लीवर पे जाएगा। आपको मालूम है लीवर का काम क्या होता है? लीवर बॉडी में एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो 100% जनरेट हो जाता है, 100%। लीवर बॉडी में एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि जनरेट हो जाता है। मतलब अगर आपका 20% भी लीवर रह गया और आप सही से परहेज करें, सही से ट्रीटमेंट चलाएं, सही से मेडिसिन लें, तो आप फिर दोबारा से 100% लीवर प्राप्त कर सकते हैं। लीवर खराब होने की पहली स्टेज, लीवर टाइप फर्स्ट फैटी लीवर, दूसरा फैटी लीवर टाइप सेकंड, तीसरा लीवर सिरोसिस, चौथा लीवर अल्सर, पांचवा हेपेटाइटिस, और छठवा लीवर कैंसर, और सातवां कोई डिसीज नहीं, ओनली ट्रीटमेंट फॉर लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर बदलो। ये सब होने में टाइम लगता है। लीवर खराब होने की पहली स्टेज, पहला सिम्टम क्या है? सर मुझे घबराहट हो रही है, सर मुझे बताओ। तो उसकी पहली स्टेज यह है कि आप जो भी खाएंगे पचेगा नहीं, प्रॉब्लम करेगा, दिक्कत करेगा, अचानक दर्द सा हो जाएगा। कहीं भी बैठे खाना खाया, कहीं चूहा से कूद गए, आपने देखा कुछ नहीं, वो दूध के साथ मठा खींच दिया, इसलिए हो रहा होगा। फिर भी आप शराब पिए जा रहे हैं। देखो सुनो, ममोज, लाल चटनी खाते उसके साथ, बिल्कुल जिंदा जहर। अगर किसी को 50 साल से 20 साल पहले मरना है, ममोज की चटनी खाओ। खाएंगे एक तो यार, मुझे तो वैसे चूहे के बच्चे नहीं होते, चूहे के बच्चे, छोटे छोटे चूहे के बच्चे, वो ना एक तो होते हैं फ्राइड, वो नॉन फ्राइड जो होते हैं, बोलो चूहे के बच्चे लगते हैं, वो उन्हें खाएंगे।
बाबा जी बाबा जी बाबा जी, 3 प्रकार की चीजों को खा रहे हैं, ये सब जहर है। आपको मालूम है एक चीज, इस पर जब एल्कोहल पड़ता है ना, ये ऐसे कंपन करता है। मिर्च मसाले जाते हैं फैट में लगते हैं, फिर भी कोशिश करता है, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो गई, तुम फिर भेज रहे हो, ले संभाल, कोई बात नहीं, भूल गया होगा, भूल गया होगा। कोल्ड ड्रिंक जहर, चाय जहर, कॉफी जहर, तेज मिर्च मसाले जहर, अधिक नमक जहर, मीठा जहर, रसगुल्ला जहर, ज्यादा हैवी खाना जहर, तंदूर की रोटी जहर। अब बताएंगे कैसे है जहर, मैं कर दूं स्टार्ट। लीवर, मैं 1 मिनट में आ जाऊं। पढ़ाई हुए, चलो। लीवर, लीवर क्या है पहले सुनिए। मानव शरीर की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर का औसतन वजन लीवर का औसतन वजन औसतन वजन लीवर का वेट कितना होता होगा? लीवर का वजन लगभग 1350 ग्राम होता है।
1350 ग्राम। होता है। लीवर लाल रंग का होता है। और ये मैंने वजन जो बताया है ये कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है बॉडी के शेप पर। आइए बात करते हैं कि अब लीवर के द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकाले जाते हैं। हटा दूं इन दोनों लाइनों को, फटाफट नोट करो। दूर के तो नहीं है आप लोग कहीं के? साइकिल तो अच्छी है, चलाना चाहिए। चलें बढ़े आगे। आइए भाई देखते हैं कौन कौन से हार्मोन निकाले जाते हैं लीवर के द्वारा। किए जाने वाले कार्य। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यही विराम करना चाहेंगे और कल हम यहीं से कंटिन्यू आगे कर देंगे। तो जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।